हेलो एवरीवन। पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन डिस्कशन का सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसका एक डेमो वीडियो आपको अपलोड किया गया था। आपने अच्छा रिस्पांस दिया है, तो आगे उस सीरीज में लाइट चैप्टर का पहला वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, जिसमें आज तक पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, एक अवतल लेंस द्वारा आवर्धन। एक अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस आप जानते हैं, अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। और अवतल लेंस का गुण भी आप जानते होंगे कि ये वाला लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर कोई लेंस हमेशा छोटा प्रतिबिंब बना रहा है तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है HI/HO। अगर प्रतिबिंब हमेशा छोटा रहेगा तो इसका जो आवर्धन होगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर चेक किया जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्धन 1 से हमेशा कम होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। एक व्यक्ति की दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने दर्पण होना चाहिए। अगर व्यक्ति का दाढ़ी बनाना है या लड़कियों के लिए मेकअप मिरर का प्रयोग करना है, सौंदर्य मिरर का प्रयोग करना है, तो उसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग किया करते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण में जब हमारा चेहरा ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो हमारा चेहरा का जो प्रतिबिंब बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा, इसलिए हम शेविंग आसानी से कर पाएंगे या मेकअप आसानी से कर पाएंगे। तो सही आंसर कौन सा होगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कर रहा है, यदि एक 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले अवतल दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो देखिए, अगर हम कोई दर्पण को पानी में डुबाएंगे तो दर्पण को पानी में डुबाने से उसके फोकस लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा। अगर यही सवाल लेंस का होता तो लेंस को अगर पानी में डुबाएंगे तो उसका फोकस पे प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि हम उसमें देखे थे लेंस मेकर फार्मूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बाल। बाल नहीं है, ये बादल है। एक्चुअली में ये बादल लिखा गया है। ठीक है, तो बादल के लिए क्या पूछा जा रहा है? ये बाल नहीं, बादल है। बोल रहा है कि बादल इस कारण से सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बादल का रंग सफ़ेद होता है। तो बोल रहा है कि वो किस कारण से सफ़ेद दिखाई देते हैं? बादलों के चारों ओर कोहरा बन जाता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जमी हुई अवस्था में पानी बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखता है? नहीं, ये भी नहीं है। पानी की बूंदें सभी तरंग दैर्घ्य को प्रतिनिधित्व करते हैं? ये सही बात है। पानी की जो बूंदें हैं वो सभी रंग के तरंग दैर्घ्य को, सभी जितना भी श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं उस सभी तरंग दैर्घ्य को प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सब हमारे पास एक साथ पहुंचता है, इसलिए हमको श्वेत प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सर्दी के मौसम में वाहन को गहरे कोहरे में चलाने पर वाहन से उत्सर्जित हेडलाइट की कुछ किरणें हमारी तरफ आती दिखाई पड़ने का कारण है। देखिए, कोहरा का जब समय होता है ठंड के दिनों में, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा होता है कि प्रकाश जाना चाहिए आगे, लेकिन कोहरे से प्रकाश टकरा के हमारे तरफ भी आता है। तो वो प्रकाश जो हमारे तरफ लौट कर आ रहा है वो किस कारण से हो रहा है? तो उसका कारण देखिए क्या दिया है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। वो कोहरा के कणों से, जल के छोटे छोटे कणों से प्रकाश टकरा कर प्रकीर्णित होते हैं, और प्रकीर्णित होते हैं तो हमारे तरफ भी कुछ आ जाते हैं। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक मानवीय नेत्र के दृष्टिपटल पर बनने वाले प्रतिबिंब। दृष्टिपटल का मतलब रेटिना। एक हमारे आँख में जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमारे आँख में जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सम उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ 10 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर है के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। देखिए, एक सम उत्तल लेंस है। सम उत्तल लेंस का मतलब क्या हुआ कि ये लेंस है, इस टाइप का लेंस है। इसका एक सतह कैसा है? सम है। सम मतलब प्लेन है, और इसका एक सतह उत्तल है। इसको हम बोलेंगे सम उत्तल लेंस है। ठीक है, इस सम उत्तल लेंस में क्या बोला है कि उत्तल पृष्ठ 10 सेंटीमीटर है। मतलब ये उत्तल पृष्ठ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या पृष्ठ का लंबाई है? नहीं, ये उत्तल पृष्ठ 10 सेंटीमीटर मतलब है इसका त्रिज्या है। तो ये 10 सेंटीमीटर उत्तल पृष्ठ का त्रिज्या हो गया। अगर ये सतह समतल है तो इसका त्रिज्या होगा अनंत।
ठीक है। बोला कि इस लेंस का फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला कि पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो आपने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा है, 1/f बराबर μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू में क्या होता है 1/r1 माइनस 1/r2 होता है ना। अब इसमें देखिए हमको पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक तो μ2 है, तो μ2 को आप म्यू मान लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं 1/f बराबर म्यू। अब μ1 मतलब हवा लेना है, यहाँ पे जो भी लेंस होगा वो हवा में होगा, तो माध्यम का अपवर्तनांक 1 आप ले सकते हैं। तो बी μ/1 हो जाएगा, अब माइनस में 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो r1 कितना है 10 सेंटीमीटर, r2 अनंत है, तो 1/अनंत 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/10। तो क्या फोकस दूरी कितना दिया है 30, तो 1/30 बराबर यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू में आ जाएगा 1/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1 बराबर 1/3। 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो 1 प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1, ये म्यू का वैल्यू आया, ठीक है। इसको आप जोड़ दीजिए तो 4/3। तो आंसर देखिए 4/3 का मतलब क्या हुआ 1.33। तो लेंस का जो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा वो 1.33 होगा। लेंस मेकर फार्मूला पे बैठा दिया गया है, आंसर अपने आप आ गया है, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बोला गया है कि 60 डिग्री वाले कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है। न्यूनतम विचलन कोण के लिए आपतन कोण है। आपको न्यूनतम विचलन कोण के बारे में पढ़ाया गया है। अगर आपके पास कोई प्रिज्म है, ठीक है, आपके पास कोई प्रिज्म है, तो इसमें न्यूनतम विचलन का कंडीशन था कि ये बीच वाला जो प्रकाश होता है इसके आधार के समानांतर जाना चाहिए, इसके समानांतर होना चाहिए। इसका नाम दिए थे PQRS। तो जो RS होना चाहिए वो, अगर हम प्रिज्म का नाम ABC दें तो QR BC के समानांतर होगा, तभी हम बोल सकते हैं न्यूनतम विचलन कोण होगा। अगर QR BC के समानांतर है तो यहाँ से I बराबर E आया था और R1 बराबर R2 आया था। अगर हम इसको R मान लेते हैं तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना होता था A होता था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि R का जो वैल्यू होगा वो A/2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू R अगर मान ले तो R प्लस R 2R, 2R बराबर A, तो R बराबर A/2 और I बराबर E होना चाहिए, ठीक है। प्रिज्म का कोण कितना दिया है 60 डिग्री, ये प्रिज्म का कोण होता है 60 डिग्री दिया गया है। अपवर्तनांक कितना दिया 1.5। तो बोला कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए आपतन कोण का मान क्या है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला लगा दीजिए। देखिए आप क्या यूज कीजिए, यहाँ पे स्नेल का नियम लगाइए। अगर यहाँ पे नॉर्मल बनाएं तो ये कोण होगा I, तो क्या लिख सकते हैं μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। ये फार्मूला आता है स्नेल्स लॉ के हिसाब से। μ1 आप हवा को 1 मान लीजिए, साइन I, तो साइन I को साइन I रहने देते हैं। μ2 का वैल्यू 1.5 दिया है, तो μ2 की जगह पे हम कितना लिख देंगे 1.5। और साइन R, तो साइन R की जगह पे कितना लिख दीजिए A/2, और A का वैल्यू आपको दिया गया है कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन I इक्वल टू वो 1.5 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना हो गया 1.5/2। मतलब इसको लिख सकते हैं 15/20, 5 से 15 पंचों को 20, यानी कि साइन I का जो वैल्यू आया वो 3/4 आया। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/4। तो कौन सा आंसर आ रहा है साइन इनवर्स 3/4, पहला ऑप्शन। तो इसका सही आंसर पहला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है की क्षमता, तो लेंस है जिसका अपवर्तनांक दिया उसका क्षमता पूछ रहा है, बैगनी किरणों के लिए लाल किरणों के मुकाबले कम है। देखिए तो अगर मान लीजिए कि ये उत्तल लेंस है ना, तो अगर ये उत्तल लेंस है, अगर मान लीजिए कि हम इसमें बैगनी कलर को ले जाते हैं, ठीक है, बैगनी कलर, ठीक है, ये है बैगनी कलर। इसका थोड़ा सा कलर्स ढंग से नहीं आ पा रहा है। चलिए रेड वाला देखिए, रेड है, लाल और बैगनी है। अगर लाल कलर ये ले जाते हैं तो लाल कलर मान लो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, लाल कलर अगर यहाँ से जाएगा तो जो बैगनी कलर हम लोग लेंगे
देखिएगा, तो बैगनी कलर अगर इसी लाइन पे जाता तो बैगनी कलर यहाँ से जाता, ठीक है। ये ब्लू आपको बैगनी मान लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि बैगनी कलर ज़्यादा मुड़ रहा है, ठीक है, लाल कलर कम मुड़ रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा कि लेंस का जो क्षमता है, तो क्षमता पावर होता है, पावर बराबर 1/f होता है। तो बताइए, बैगनी कलर के लिए फोकस दूरी कम है और लाल के लिए फोकस दूरी ज़्यादा है। तो अगर फोकस दूरी ज़्यादा रहेगा तो पावर कम जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी ज़्यादा रहेगा तो पावर कम जाएगा। तो रेड के लिए फोकस दूरी ज़्यादा है तो रेड के लिए पावर क्या होगा, कम होगा। इसमें क्या बोला कि बैगनी किरणों के लिए लाल किरणों के मुकाबले कम है, तो बैगनी किरणों के लिए लाल के मुकाबले कम है। तो ऐसा नहीं ना है लाल के लिए पावर ज़्यादा है, लाल कलर के लिए पावर ज़्यादा है, अब बैगनी के लिए क्या होगा, पावर कम होगा। तो इसका ये आंसर तो गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है कि पानी में डुबाने पर बढ़ेगी। लेंस का जो क्षमता है वो पानी में डुबाने पर बढ़ेगा। तो पानी में डुबा के देख लेते हैं। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर μ2/μ1 -1। इन2 में क्या होता है 1/r1 - 1/r2। तो अगर हम यहाँ पे माध्यम में पानी रख दें, वाटर, तो अगर पानी में इसको हम रखेंगे तो इसका वैल्यू कम जाएगा, ठीक है। ओवरऑल इसका वैल्यू कमेगा। अगर इसका वैल्यू कमेगा तो फोकस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब पावर क्या होता है 1/f। तो अगर हम इसको पानी में रख रहे हैं, अगर हम इसको पानी में रख रहे हैं, P बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं P बराबर 1/f। अगर फोकस का वैल्यू बढ़ रहा है तब पावर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पानी में डुबाने पे बढ़ेगा, तो ये गलत हो गया। पानी में डुबाने पर घटेगा, हाँ ये सही ऑप्शन है। पानी में डुबाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर चश्मा की क्षमता है, जो सनग्लासेस होता है ना, उसका क्षमता पूछा, तो उसका क्षमता 0 होता है, उसका कोई क्षमता नहीं होता है, उसका पावर 0 होता है। इसके बाद क्या है, 45 डिग्री पर जुड़े दो समतल दर्पण के पीछे एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। अगर 45 डिग्री पे दो समतल दर्पण को रखा गया है, ठीक है। 45 डिग्री पे अगर हम दो दर्पण को रख दें और इसके बीच में अगर कोई वस्तु रख दिया जाए, मान लीजिए वस्तु है, तो बोला प्रतिबिंब का संख्या। तो इसका प्रतिबिंब का संख्या निकालने का तरीका क्या था, 360/θ। तो 360/45 हो जाएगा, ये के बार में कटेगा 8। 8 क्या आया, सम संख्या। तो अगर सम आता है तो उसमें से -1 करते हैं, तो सही आंसर कौन हो जाएगा, 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एक लेंस की शक्ति 6 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी। तो P बराबर होता है 1/f, तो F बराबर हो जाएगा 1/p। पावर कितना है 6, तो 1/6। तो ये देखिए सेंटीमीटर में आंसर दिया है, तो 1/6 मीटर हुआ ना, तो 1/6 × 100 कर देंगे, तो 100/6 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर लीजिए, 1696 16 दशमलव कुछ आएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। कोलाइड कणों, जो पानी में कुछ कण तैरते रहते हैं, उसके द्वारा जो प्रकीर्णन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आपने नाम सुना होगा। तारे टिमटिमाने का कारण है, तारा टिमटिमाता क्यों है, वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा टिमटिमाता है, तो इसका ये वाला आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के कारण। यहाँ पे देखिए वायुमंडलीय विवर्तन लिखा है, विक्षेपण लिखा है, तो ये सब नहीं है, ना तो प्रकीर्णन है। कौन सा होता है, अपवर्तन। उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। सुविधा मतलब देखने का जो शक्ति है वो कम हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। उसको उम्र बढ़ने के साथ ना नज़दीक वाला क्लियर दिखता है ना दूर वाला, तो इसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आँख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है। इसे क्या कहते थे, समंजन क्षमता।
और उसी को सुविधा विभव कहा जाता है। ठीक है। आँख का जो लेंस है वो फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं को मतलब देख सकता है। नज़दीक वाला भी देख सकता है, दूर वाला भी देख सकता है, जिसको समंजन क्षमता कहते हैं और इसी को सुविधा कहते हैं। तो देखिए टर्म बदल दिया है, ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या है। देखिए जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब नहीं है, इसको सुविधा कहा जाएगा। आँख का अक्षिपटल, अक्षपटल जिसको नेत्र पटल कहते हैं, प्रकाश का संवेदन पटल है, लेंस है, वस्तु है, छिद्र है। तो जो नेत्र पटल है उसको हम बोल गए प्रकाश का संवेदन पटल है वो। ठीक है, वहाँ पे प्रकाश के कारण संवेदनशील होता है, प्रकाश के कारण संवेदन पैदा होता है, जिससे हमको प्रतिबिंब दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एक गोलाकार लेंस में उत्तल अवतल दोनों ले सकते हैं, इसका प्रभावी जो व्यास है ई वाला है, इसको क्या कहते हैं, इसको द्वारक कहते हैं। द्वारक या द्वारक तो इसमें दिख नहीं रहा है, द्वारक या इसी को छिद्र कहा जाता है, द्वारक या छिद्र। ठीक है, द्वारक और छिद्र एक ही बात है। तो प्रभावी व्यास को छिद्र या द्वारक कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका हीरा आंसर हो जाएगा। दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या से अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इस सिद्धांत को स्नेल का नियम कहते हैं। डायरेक्ट सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाता है, माने अनंत पर रखा जाता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इसको कहते हैं, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर, वस्तु अनंत पर तो सीधा प्रकाश आएगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक है, तो आकार बोला कैसा होगा, तो आकार इसका बिंदु होगा, छोटा होगा, तो बिंदु आकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण डैश 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 से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण आप समझ रहे हैं, से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण निकल से मुख्य अक्ष से समानांतर एक किरण से होकर गुजरती है। देखिए इस फोकस से होकर गुजरेगा। अगर प्रकाश समानांतर आता तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाता, तो अगर हम फोकस के दिशा में इसको ले आए तो टकराने के बाद ये कैसे जाएगा, समानांतर जाएगा। तो क्या बोला था, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण डैश 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 से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर, गोलाकार दर्पण है कोई भी ले लीजिए, इसका वक्रता केंद्र सेंटर और ध्रुव पोल, ये दोनों से गुजरने वाला रेखा काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी का सबसे न्यूनतम इकाई है। खगोलीय इकाई पारसेक, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, ये सब बड़ा बड़ा यूनिट है। सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा होता है किलोमीटर। इसका अगर हम डाटा देना आपको चाहें तो दे सकते हैं। खगोलीय का वैल्यू होता है 150 × 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, पारसेक का मतलब होता है 3 × 10⁻13 किलोमीटर। अब प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है 9.46, देखिए इधर लिख देते हैं 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर होता है, तो सबसे छोटा कौन है, किलोमीटर। ये सब देखिए बहुत बड़ा बड़ा है, 10⁻6 किलोमीटर, 10⁻13 किलोमीटर, प्रकाश वर्ष 10⁻15 किलोमीटर। तो प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा यूनिट आपको दिख रहा है। डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री कोण पर प्रकाश आपतित है, तो कोण थीटा का मान क्या होगा। ये 35 डिग्री है और ये वाला कोण थीटा है, तो बोला कि इसका मान कितना होता है, ये 35 है तो ये भी 35 से होगा। ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने में प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने में लाया जाता है। प्रकाश को केंद्रित कौन सा दर्पण कर सकता है, तो है अवतल दर्पण। देखिए अगर ये अवतल दर्पण है, समानांतर प्रकाश को लाएंगे तो ये फोकस पे इसको केंद्रित कर सकता है। ठीक है, फोकस पे केंद्रित कर सकता है, तो केंद्रित करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तब लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच का दूरी होगा। देखिए एक समतल दर्पण है, मान लीजिए कि लड़का यहाँ पे खड़ा है,
कितना मीटर पे, 3 मीटर पे, ठीक है। बोला कि दर्पण से यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर चलता है तो 1 मीटर पीछे और इधर आ जाइए तो 4 मीटर पे आ गया। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 4 मीटर पे बनेगा। तो आपसे पूछा गया कि लड़का और उसके प्रतिबिंब के बीच का दूरी कितना होगा, तो 4 4 8, तो सही आंसर 8 होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेटिना पर कितने समय तक रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। रेटिना पर प्रतिबिंब 1/10 सेकंड तक रहता है। 1 सेकंड में हम 10 वस्तु को देख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं देख पाएंगे, तो 1/10 सेकंड तक रहेगा। अपवर्तनांक का इकाई क्या होता है, अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तनांक क्या है, एक अनुपात होता है, तो कोई इसका मात्रक नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होगा, तो ये डी आंसर हो जाएगा। हमारा नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है, हमारा नेत्र में किसका गुण का प्रयोग होता है, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण। तो उत्तल लेंस होता है हमारे आँख में। एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज क्या है, रेंज है ये लिखा हुआ, तो दृष्टि रेंज जो होता है वो 25 से अनंत होता है। तो अनंत से 25 सेंटीमीटर होता है, मीटर है, गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अनंत से 25 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन सही है। जब एक वर्णीय प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा सही है। एक वर्णीय प्रकाश, अगर एक रंग का प्रकाश है तो 7 रंग में तो टूटेगा नहीं, तो ये गलत हो गया, सीधा जाएगा नहीं, ऊपर मुड़ेगा नहीं, प्रकाश हमेशा आधार की ओर मुड़ता है, तो सही आंसर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लिया जाता है। कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। देखिए कार का हेडलाइट है, यहाँ पे दर्पण होता है, यहाँ पे बल्ब होता है, इससे प्रकाश निकल के बल्ब से निकल के टकरा के सीधा फैलता है। तो ये हेडलाइट में यही कॉन्सेप्ट होता है। तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे हम, इसको इधर से रंगते हैं, तो ये अवतल दर्पण है, तो सही आंसर अवतल होगा। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डैश 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 द्वारा नियंत्रित होती है। आइरिस द्वारा नियंत्रित होता है। आइरिस को ही हिंदी में परिताड़िका बोलते हैं, ये आइरिस ही है, तो सही आंसर आइरिस होगा। उसके बाद एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, तो अवतल दर्पण आप देख रहे हैं, अवतल दर्पण, इससे हमको आभासी प्रतिबिंब चाहिए। तो आभासी प्रतिबिंब एक ही बनेगा जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहेगा। तो वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में। वक्रता के अंदर गलत, वक्रता के अंदर फोकस गलत, मुख्य फोकस पे गलत, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ये सही आंसर है। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, तो उसे डर मोतियाबिंद है नहीं। देखिए समाचार पत्र को, न्यूज़पेपर को दूर रख के पढ़ रहा है, तो दूर रख के पढ़ रहा है मतलब नज़दीक उसका गड़बड़ा गया है, तो दूर उसको दिखाई दे रहा है, तो दूर दृष्टि दोष दूर दिखाई देता है, तो कौन सा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष, तो सी आंसर होगा। 2 लेंस है, एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, दूसरा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। इसका इस संयोजन की फोकस दूरी कितना होगा, तो संयोजन का फोकस दूरी होता है 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2। एक उत्तल है, एक अवतल है, 2 लेंस है, 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी उत्तल लेंस है, उत्तल का प्लस होता है 1/20, अवतल का माइनस होता है 1/25। एलसीएम कितना हो जाएगा 100, 5 - 4, तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/100, यानी कि f इक्विवेलेंट 100 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सा दर्पण है, अवतल। तो अवतल दर्पण आप बना लीजिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो मान लीजिए फोकस है, ये 15 है, उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर मैंने फोकस के बाहर एक वस्तु को रखा गया है जिसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई है। तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, तो देखिए फोकस से अगर बाहर है तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो वास्तविक, उल्टा, बड़ा, पहला ऑप्शन है, दिख रहा है, सही है। चंद्रमा के धरातल से दिखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। चंद्रमा के धरातल से आप देखिएगा आकाश को, तो आकाश काला दिखाई देगा। यदि आवर्धन 1.5 है प्लस में, तो आवर्धन अगर 1.5 है, आवर्धन 1 से बड़ा है मैंने प्रतिबिंब बड़ा होगा। चेक कीजिए, प्रतिबिंब बराबर है, पहला गलत हो गया। वस्तु का आकार बड़ा है, ये भी गलत हो गया। प्रतिबिंब बड़ा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। वस्तु का आकार प्रतिबिंब का दुगना, ये भी गलत है, मतलब 4 ऑप्शन गलत है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर कौन होगा, अगर आवर्धन 1 से बड़ा है तो हम बोलेंगे, अगर इसी ऑप्शन में हम सही करें तो आप देखिए इधर से, इसमें प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब प्रतिबिंब प्लस है आवर्धन, तो प्लस आवर्धन होता है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक होगा। तो यहाँ देखिए वास्तविक गलत हो गया, ई आभासी है, तो ये भी गलत हो गया। इसको सही कर देते हैं, आभासी प्रतिबिंब, आप प्रतिबिंब का आकार बड़ा, इस साइन उल्टा कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है
कि यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसका उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3 का उल्टा 3/4, तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति इतना बताई गई, तो फोकस दूरी, अभी अभी को सवाल आया था 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, तो 1 कितना 2.5 यानी कि 10/25, 5 दूना 10, 5 से 25, 2/5 मीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो गुना 100, तो 5 से 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, प्लस में 40 मैंने उत्तल लेंस, 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में, अभी अभी क्वेश्चन आया था अवतल दर्पण, तो कौन सा ऑप्शन होगा, अवतल दर्पण। सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, सदैव आभासी मैंने काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाएगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल में हमेशा आभासी बनेगा, ये भी सही है, उत्तल में भी बनेगा, अवतल गलत हो गया, और डी में ए और बी दोनों, तो ये सही आंसर मारेंगे, ए और बी दोनों। देखिए 4 ऑप्शन, देखिए यहाँ पे और कोई देख कर मार देता, यहाँ पे दोनों दिया है, तो ऑप्शन आपको अच्छे से देखना होता है। कांच के प्रिज्म के माध्यम में श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है, सही बात है। बैगनी रंग ज़्यादा मुड़ता है, लाल रंग कम मुड़ता है। इसका मतलब है कि जो लाल रंग का जो वेवलेंथ है, लाल रंग का रेड का ज़्यादा होता है किससे, वॉयलेट से, मतलब बैगनी से, तो उसके हिसाब से चेंज कर लिए, लाल रंग का ज़्यादा होगा तरंग दर बैगनी से, इसलिए वो ज़्यादा मुड़ रहा है और कम मुड़ रहा है। जिसका तरंग दर कम वो ज़्यादा मुड़ेगा, जिसका तरंग दर ज़्यादा वो कम मुड़ेगा, तो लाल कम मुड़ेगा तो लाल का तरंग दर ज़्यादा होगा। इसके बाद 46 नंबर में, जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतराल पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, यह किसके कारण है। प्रतिस्थापित का मतलब लगेगा कि वहाँ पे टेढ़ा हो गया है, ठीक है। उसमें जब हम पानी में किसी पेंसिल को डालते हैं तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण होता है, तो इसका सही आंसर कौन होगा, अपवर्तन। आपको ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा मिलेगा, बाल्टी में सिक्का डाल दीजिए, सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। स्विमिंग पूल में पैर डाल के बैठिए, पैर आपका छोटा और मोटा दिखेगा, ये सब अपवर्तन के कारण हो रहा है। निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्ण अपवर्तनांक को बढ़ते क्रम में, तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है, सबसे कम देखो ऑप्शन में जल, केरोसिन, कांच, हीरा है। जल का होता है 1.33, ठीक है। केरोसिन का होता है 1.44, कांच का 1.5 और हीरा का 2.42। तो देखो यही ऑप्शन सही है, 1.33, 1.44, 1.5, 2, बढ़ते क्रम है ना, तो ये सही है, केरोसिन का पानी से ज़्यादा होता है। लेंस की शक्ति, लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है, तो P बराबर 1/f पढ़ते हैं हम लोग, तो बी ऑप्शन है। वायु में प्रकाश की चाल इतना है, 1.5 अपवर्तनांक माध्यम प्रकाश की चाल रहेगी, तो म्यू बराबर होता है C/v, तब v बराबर हो जाएगा C/μ, और c का वैल्यू दिया है 3 × 10⁸, अब बटा में क्या हो जाएगा v ए थी म्यू, तो 1.5, 1.5 दूना 3, 2 × 10⁸, कौन सा ऑप्शन है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो, उल्टा कर दीजिए, तो 1/1.5 यानी कि 10/15, 5 दूना 10, 5 × 15, 2/3, तो ये बी हो गया। एक प्रकाश की किरण की आवृत्ति इतना है, जब यह इतना अपवर्तनांक के माध्यम से संचरण करती है तब इसकी आवृत्ति होगी। प्रकाश का आवृत्ति किसी माध्यम में भेज दीजिए, बदलता नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसका तरंग दर कम होता है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, तो P बराबर 1/f, तो f बराबर 1/p, 1/4 यानी कि 0.25 मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर में, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, तो 0.25 मीटर, तो ये सही है, मीटर में दिया है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, अवतल लेंस आप समझ रहे हैं, ये वाला लेंस, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब जो होगा उसका आवर्धन सदैव 1 से कम होगा क्योंकि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है, तो आप अच्छे से एक बार इसको देख लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाए तो क्लासरूम में आप पूछ सकते हैं हमसे, या आप कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन को हमें दोबारा डिस्कस कर देंगे। इसके बाद देखिए, अवतल लेंस से बने पर, ये तो हो गया। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, a बराबर r/2, आप पढ़े होंगे, तो a बराबर r/2 पहला ऑप्शन सही है। एक एंगस्ट्रम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है।
एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण समझ रहे हैं, इसका वक्रता त्रिज्या 15, इसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या जो है वो माइनस में है, तो फोकस दूरी भी माइनस होगा, तो इसका आधा हो जाएगा। यही फार्मूला पे क्वेश्चन है, तो 15/2 7.5 माइनस में। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित होती है। इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें अपवर्तन होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। परावर्तन तो होता ही नहीं है, अपवर्तन, ठीक है, विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन, ये होता है। अगला ऑप्शन देखिए, अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। देखिए आंतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, ये कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है। विक्षेपण प्रकीर्णन नहीं होता है, तो सही ऑप्शन बी मानिएगा आप। पानी के सापेक्ष में हवा का अपवर्तनांक का पता लगाएं। अब पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो उसका उल्टा कर दिए 3/4 हो जाएगा, तो सी हो गया। ऐसा सवाल देखिए 3-4 को आ चुका है। इसके बाद क्या है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण, एक वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। एक अवतल दर्पण है, इसका फोकस दूरी बोला 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूर रखना है, मैंने फोकसे पर रख देना है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा। वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पर। तो देखिए 60 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लिए हैं। आप इस वीडियो को देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अगला सीरीज में हम 60 से लेके आगे कंप्लीट करेंगे इसको। 2017 में भी हैं, अभी 2022 तक एग्ज़ाम हुआ है, तो 5 साल का क्वेश्चन आप देखे हैं 60 क्वेश्चन में। और देखिए 5 साल में 60 क्वेश्चन आया, तो आप एवरेज लगा सकते हैं कि 5 साल में अगर 60 क्वेश्चन आ रहा है तो एवरेज कितना जा रहा है, 12 क्वेश्चन। तो टोटल फिजिक्स से सवाल आएगा कितना, 30 में एवरेज 12 क्वेश्चन जा रहा है केवल लाइट से। तो आप 12 छोड़ दीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम रहता है। ये आपके क्वेश्चन के पैटर्न से आपको दिख रहा है कि लाइट एक बड़ा चैप्टर है और ये 12 क्वेश्चन अभी तक एवरेज गया है, कभी कभी 15 तक गया है। 30 में से 15-16 सवाल आपको केवल लाइट से मिल जाएगा। तो टोटल 30 है, 12-15 सवाल आ रहा है किससे, केवल लाइट से, तो कम से कम 8-10 तो आएगा ही आएगा। तो इसको आप अच्छे से करके जाइए, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम में आपको मज़ा आ जाएगा। और इस सब क्वेश्चन को आप देख के जाइएगा तो और आपको हेल्प मिलेगा। तो ठीक है, बाकी अगला वीडियो में हम फिर से आपको एक इस सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आने वाले हैं। आप इसमें कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है अगर आपको वीडियो तो ठीक है। थैंक यू।